नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का या फिर विश्व के भूगोल का। तो दोस्तों हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की इस सीरीज़ में हम पढ़ रहे थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, ठीक है। और इसके संबंध में ये हमारा सेकेंड लेक्चर है, ठीक है। तो यदि इसके संबंध में आपने पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है, ठीक है, जिसमें हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में क्रस्ट, मेंटल कोर के बारे में डिटेल से चर्चा की थी, ठीक है, कि इस प्रकार से मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये क्रस्ट होता है, ठीक है, ये मेंटल होता है, इसके अलावा ये कोर होता है। इनके बारे में मैंने आपको डिटेल में चर्चा की थी, ठीक है। दो डायग्राम के बारे के अकॉर्डिंग समझाया था आपको, ठीक है, कि क्रस्ट का घनत्व कितना होता है, मेंटल का कितना होता है, कोर का क्या होता है, इसके अलावा इनकी आंतरिक संरचना किस प्रकार से होती है, ठीक है। इसके अलावा इसके मैंने स्रोत बताए थे, है ना। स्रोत का मतलब क्या है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, इसको समझने के लिए, ठीक है, इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है। तो दो स्रोत मैंने आपको बताए थे, एक था अप्रत्यक्ष स्रोत, है ना, और एक था प्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष है, इसको प्राकृतिक स्रोत भी बोलते हैं, ठीक है। अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत मैंने आपको बताया था घनत्व, ठीक है, तापमान और दाब, ठीक है। घनत्व मतलब डेंसिटी, ताप मतलब टेम्परेचर, और जो दाब होता है इसको प्रेशर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इन तीनों को हमने समझा था, ठीक है, इस प्रकार से डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अलावा जो प्रत्यक्ष स्रोत है फिर प्राकृतिक स्रोत हैं, इसके अंतर्गत भूकंप विज्ञान, ठीक है, भूकंप विज्ञान, इसके अलावा ज्वालामुखी, ठीक है। तो ये कुछ प्राकृतिक स्रोत हैं जिन्हें आज हमें स्टडी करना है, ठीक है। इन्हें आज को हमें जो प्रत्यक्ष स्रोत है फिर प्राकृतिक स्रोत हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, ठीक है, तो इन्हें हमें आज स्टडी करना है, ठीक है। तो यदि आपने दोस्तों फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ जा करके आप वो देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम एक बार रिविजन कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, है ना। देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी इस प्रकार से है, ठीक है। ये हो गया क्रस्ट, जिसे हम भूपर्पटी भी बोलते हैं, है ना। ये हो गया दोस्तों मेंटल, मध्य वाला क्षेत्र, ठीक है। और जो सबसे अंदर का क्षेत्र है उसे बोलते हैं कोर, या फिर हिंदी में बोलते हैं क्रोड, है ना। क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक है। तो हमने बात की थी दोस्तों कि यदि हम क्रस्ट से, ठीक है, सबसे ऊपर वाली परत से अंदर कोर की ओर जाएंगे, ठीक है, तो घनत्व में भी वृद्धि होती है, ठीक है। टेम्परेचर या फिर तापमान में भी वृद्धि होती है, ठीक है। घनत्व में भी वृद्धि होती है, तापमान में भी वृद्धि होती है, और दबाव या फिर दाब में भी वृद्धि, प्रेशर में भी वृद्धि होती है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, क्रस्ट से केंद्र की ओर जाने पर घनत्व भी बढ़ता है, तापमान भी बढ़ता है और दबाव भी बढ़ता है, ठीक है। तो ये सब हमने डिटेल में चर्चा की थी। इसके अलावा मैंने आपको बताया जो क्रस्ट है, ठीक है, इसको बोलते हैं सियाल, ठीक है। सियाल मतलब SIAL। जो भूपर्पटी है वो किससे मिलकर बनी है, किन धातुओं से मिलकर बनी है, तो सिलिका और एल्यूमिनियम, है ना। इसके अलावा मेंटल किससे मिलकर बना है, तो ये सीमा से मिलकर के बना है ना, SIAMA, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है, जो मेंटल है वो सिलिका और मैग्नीशियम धातु से मिलकर के बना है। जो कोर या फिर क्रोड है, ठीक है, इसको बोलते हैं नीफे, ठीक है। तो ये निकिल और फेरस या फिर निकिल और आयरन, है ना, निकिल और आयरन, ठीक है, इन धातुओं से मिलकर के बना है। तो ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में कर ली थी, ठीक है। इसके अलावा जो केंद्र का टेम्परेचर होता है कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो अब हम आगे स्टडी करते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके जो प्राकृतिक या फिर प्रत्यक्ष स्रोत हैं, है ना, इनके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत हम बात करेंगे ज्वालामुखी की, है ना, ज्वालामुखी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो इस प्रकार से मैं आपको एक पहले ज्वालामुखी बना दूं, है ना। ये हमारी भूपर्पटी में जो ज्वालामुखी होते हैं उनसे जो लावा निकलता है ना, जो ज्वालामुखी से जो बाहर लावा निकलता है, ठीक है। देखिए यही लावा जब अंदर रहता है तो इसकी क्या बोलते हैं, मैग्मा, है ना। और जब ये बाहर आ जाता है तो इसी को बोलते हैं लावा, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, ठीक है, घनत्व की बात करते हैं हम, घनत्व, ठीक है। हमने अभी तक समझा था दोस्तों, ठीक है,
कि जो भूपरपटी होती है या फिर क्रस्ट होता है, ठीक है, इससे ये क्या है, क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट से कोर की ओर जाने पर, ठीक है, हमने बात की थी घनत्व बढ़ता है, ठीक है। तो इस संबंध में ज्वालामुखी से हम कैसे समझ सकते हैं ये बात देखते हैं, ठीक है। घनत्व कैसे बढ़ रहा है, देखिए जो हमारी क्रस्ट का घनत्व होता है दोस्तों वो होता है 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में चर्चा की थी कि क्रस्ट का घनत्व होता है 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। परंतु दोस्तों जब ज्वालामुखी के थ्रू जो ये लावा बाहर आ रहा है, ठीक है, जब भूवैज्ञानिकों ने इस लावा, ठीक है, जो ये निकल रहा है इसका जब परीक्षण किया, ठीक है, तो इसका जो हमें घनत्व देखने को मिला दोस्तों वो कितना मिला, 3 से 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। भूपरपटी का कितना था, 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जो ये अंदर से लावा आ रहा है, ठीक है, ये हमने बात की थी कि जो अंदर एस्थेनोस्फीयर है, ठीक है, मेंटल का जो ऊपरी भाग है, ठीक है, ऊपरी मेंटल का ऊपरी भाग है, उसके नीचे है एक एस्थेनोस्फीयर, है ना। एक बार मैं एक और यहाँ पे डायग्राम बना के समझा देता हूँ आपको। वैसे लास्ट लेक्चर में हमने चर्चा की थी, है ना। देखिए इस प्रकार से यदि हम पृथ्वी का एक टुकड़ा निकाल रहे हैं ना, तो ये वाला ऊपर वाला भाग हो गया क्रस्ट, ठीक है, ये हो गया मेंटल, ठीक है, और ये हो गया कोर, ये हो गया पूरा कोर, ठीक है। अब मेंटल भी दो भागों में विभाजित है, एक है ऊपरी मेंटल और एक है नीचे वाला मेंटल, ठीक है, इनर मेंटल और आउटर मेंटल, ठीक है। तो ऊपरी मेंटल का जो सबसे ऊपर वाला भाग है ना, ऊपरी मेंटल का सबसे ऊपर वाला भाग है, इसके नीचे वाला जो एक भाग है इसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। जो ये ज्वालामुखी से लावा वगैरह निकलता है वो यहीं से बाहर आता है ना, इस प्रकार से यहीं से बाहर आता है दोस्तों, ठीक है। तो यही चीज़ बताना था मेरे को, ठीक है। तो इसका जब लावा का परीक्षण किया तो इसका जो डेंसिटी थी वो 3 से 4 थी, ठीक है। तो इससे हमें एक तो पता चल रहा है कि हमारी क्रस्ट की डेंसिटी कितनी है, 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। परंतु जो यहाँ अंदर से लावा आ रहा है, ठीक है, इसकी डेंसिटी कितनी है, 3 से 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे एक बात तो पता चल गई कि हमारे पृथ्वी में क्रस्ट से अंदर जाने पर घनत्व बढ़ रहा है, ठीक है। तो घनत्व तो बढ़ रहा है भैया, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर या फिर तापमान की, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर होता है दोस्तों लावा का, ठीक है, ये होता है 1200 लगभग, अप्रोक्स आप मांग रहे हैं तो 800 से लेकर के 1200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये लावा का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है। इसके अलावा क्रस्ट का टेम्परेचर कितना होता है, यदि आप देखेंगे गर्मियों में मैक्सिमम तो आपको कितनी गर्मी झेलनी पड़ती है, लगभग मैक्सिमम 45, 46, 48, इससे ज़्यादा नहीं ज़्यादा टेम्परेचर, ठीक है। तो एवरेज 50 है ना, मैक्सिमम 50, और इसका टेम्परेचर कितना है 800 से 1200 से। तो इससे हमें एक और बात पता चल रही है कि पृथ्वी के क्रस्ट से, ठीक है, और अंदर की ओर जाने पर तापमान भी बढ़ रहा है ना, तापमान भी बढ़ रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं तापमान की हो गई, अब हम बात करते हैं दबाव या फिर प्रेशर की, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जो ये लावा निकलता है बहुत सी जगहों पर बहुत ही फोर्स के साथ, विस्फोट के साथ बाहर निकलता है, बहुत ही तीव्र गति से, जैसे विस्फोट होता है ना उस प्रकार से बाहर ऐसे निकलता है तीव्र गति से, ठीक है। तो इससे एक बात पता चले कि अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और इस लावा को जहाँ से भी निकलने की जगह मिलती है तो वो बाहर आ जाता है ना। इससे क्या पता चल रहा है कि अंदर दाब भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ज्वालामुखी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं घनत्व, तापमान और दाब के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम भूकंप विज्ञान को समझते हैं, है ना। अब तो दोस्तों प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत, ठीक है, प्राकृतिक स्रोत हैं, इसके अंतर्गत जो हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, ठीक है, जो भूकंप विज्ञान है उसको पढ़ेंगे, भूकंप विज्ञान, ठीक है। अब देखिए दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए सबसे अच्छी जो थ्योरी, सबसे प्रमाणिक थ्योरी है, ठीक है, वो है भूकंप विज्ञान, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा समझेंगे, है ना। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों पृथ्वी के अंदर, ठीक है, 100 से 200 किलोमीटर, ठीक है, 50 भी हो सकता है, 50 से 100 से 200 किलोमीटर अंदर, ठीक है, जहां सबसे पहले भूकंप उत्पन्न होता है उसे बोला जाता है फोकस,
फोकस या फिर इसे बोला जाता है भूकंप मूल, भूकंप मूल। ठीक है, ये पृथ्वी के अंदर होता है ना, पृथ्वी के अंदर अब ये कितना भी हो सकता है, 50, 100, 200। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, इसे बोलते हैं भूकंप मूल। अब ये दोस्तों भूकंप मूल से जब तरंगे है ना, तरंगे होती हैं पी, एस और एल, ये 3 तरंगे होती है। ठीक है, तो ये तरंगे सबसे पहले जहां पर पहुंचती हैं हमारी क्रस्ट की ओर। ठीक है, तो इसे बोलते हैं भूकंप केंद्र, भूकंप केंद्र। बात समझ में आ रही है? या फिर बोलते हैं एपी सेंटर, एपी सेंटर। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला कि पृथ्वी के अंदर 50 से 100 से 200 किलोमीटर अंदर जहां पर भी भूकंप सबसे पहले उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं फोकस या फिर भूकंप मूल। ठीक है, और जब यहां से तरंगें सबसे पहले भूपर्पटी में जहां पहुंचती हैं उसे बोलते हैं भूकंप केंद्र या फिर एपी सेंटर। अब दोस्तों यहाँ जहां पर सबसे पहले ये तरंगें पहुंचती हैं, जैसे मैंने बोला भूकंप केंद्र बोलते हैं, यहीं पर सबसे ज़्यादा क्षति होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्षति होती है। देखिए 2015 में, शायद 2015 में आया था ना, कहाँ पे, यहाँ नेपाल में भूकंप आया था। ठीक है, जहाँ पर भी भूकंप आता है, खतरनाक वाला भूकंप आता है, तो जब नेपाल में भूकंप आया था तो वहाँ ऐसा बोला जा रहा था कि ये भूकंप का एपिसेंटर है या फिर भूकंप केंद्र है। ठीक है, इसलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्षति होती है जहाँ पर ये तरंगे सबसे पहले पहुँचती हैं या फिर जो एपिसेंटर होता है। ठीक है, तो जहाँ पर भी, इससे क्या समझ में आ रहा है कि भूपर्पटी या फिर क्रस्ट में जहाँ सबसे पहले ये तरंगें पहुँचती है वहाँ सबसे ज़्यादा तबाही होती है, सबसे ज़्यादा क्षति होती है, और यही एपिसेंटर होता है भूकंप का। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए 3 प्रकार की तरंगें होती हैं। एक होती है पी, इन्हें बोलते हैं प्राथमिक तरंगें। ठीक है, एस होती हैं, इन्हें बोलते हैं द्वितीयक तरंगें। और एल, इन्हें बोलते हैं लव वेव्स भी बोलते हैं, और तृतीयक तरंगें भी बोलते हैं। ठीक है, प्राथमिक तरंगें दोस्तों जो होती हैं ये ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम से होकर के गुजर सकती हैं। ठीक है, जो द्वितीयक तरंगें होती हैं ये सिर्फ ठोस माध्यम से होकर के गुजरती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो तृतीयक तरंगें होती हैं, ठीक है, ये धरातल पर चलती हैं। धरातल मतलब ये जो धरातल है हमारा, है ना, भूपर्पटीय जहां हम रहते हैं। ठीक है, तो ये तृतीयक तरंगें धरातल पर चलती हैं। तो चूंकि ये धरातल पर चलती हैं इसलिए सबसे ज़्यादा तबाही एल तरंगें ही मचाती हैं। लेकिन चूंकि अभी हम दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये धरातल पर चल रही, तो अब इन्हें हमें स्टडी नहीं करना है ना। जब हम सेपरेट वीडियो में भूकंप का अध्ययन करेंगे तब हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी हमें सिर्फ पी और एस तरंगों का अध्ययन करना है क्योंकि यही पृथ्वी के अंदर चलती हैं। ठीक है, तो पी तरंगे प्राथमिक, एस तरंगे सेकेंडरी या फिर द्वितीयक। ठीक है, पी तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में चलती हैं और एस तरंगे सिर्फ ठोस माध्यम में चलती हैं। ठीक है, अब हम इनको समझते हैं कि ये पृथ्वी के अंदर किस प्रकार से चलती हैं, है ना। ये समझ में आ गया है ना, फोकस, भूकंप मूल और भूकंप केंद्र या फिर एपिसेंटर क्या होता है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मान लीजिए यहां से तरंगों ने चलना स्टार्ट किया। ठीक है, यहां अंदर मैं एक और बना देता हूं, ये हो गया हमारी कोर। ठीक है, ये कोर हो गई। तो यहां से मान लीजिए तरंगों ने स्टार्ट किया चलना इस प्रकार से। ठीक है, अब ये दोस्तों यहां से देखिए ये P, यहां मैं अलग अलग बता देता हूं, ये P तरंग है। ठीक है, और यहीं से चलना किया S तरंगों ने स्टार्ट इस प्रकार से। ये डायग्राम आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ये हो गई एस वेव्स। ठीक है, रेड से मैंने एस वेव बता दी और पी से बता दिया मैंने पी वेव, है ना। देखिए जो पी वेव होती हैं दोस्तों, प्राथमिक तरंगें होती हैं, ये होती है अनुदैर्ध्य तरंगें। ठीक है, और जो एस वेव होती हैं ये होती है अनुप्रस्थ तरंगें। ठीक है, तो इस प्रकार से। अब देखिए दोस्तों, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो तरंगें हैं, ठीक है, भूकंपीय तरंगें हैं, ये वक्राकार पथ में क्यों हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने अच्छे से देखा है कि पृथ्वी के अंदर चलने पर, ठीक है, डेंसिटी में चेंजेस होते हैं। ठीक है,
घनत्व में चेंज आते हैं। ठीक है, तो जब घनत्व में चेंज आता है दोस्तों तो इनकी जो स्पीड होती है उनमें भी फर्क आता है। मान लीजिए यहाँ पर एक घनत्व अलग है, यहाँ पर घनत्व अलग है। ठीक है, तो इनकी इसलिए इस प्रकार से वक्राकार पथ क्यों है इनका। ठीक है, क्वेश्चन में आता है एग्जाम में कि जो ये पी और एस तरंगे हैं या फिर जो ये वेव्स हैं, इनका पथ वक्राकार क्यों होता है पृथ्वी के अंदर को। तो इसका आंसर ये है कि चूंकि पृथ्वी के अंदर हर जगह पर घनत्व अलग अलग है ना। हमने देखी थी ना असंबद्धता, है ना, रेपिटी वगैरह जो भी देखी थी हमने असंबद्धता। तो वक्राकार पथ होने का कारण ये है कि पृथ्वी के अंदर प्रत्येक जगह पर घनत्व अलग अलग होता है, इसलिए इनका पथ वक्राकार है। ठीक है, तो ये हो गई पी और एस तरंग है। ठीक है, तो ये तो सॉलिड पार्ट है, परंतु दोस्तों ये है कोर हमारी, है ना, ये अंदर जो मैंने बनाया ये है कोर। ठीक है, तो ये है कोर। तो कोर में मैंने आपको बताया था जो आउटर कोर है वो द्रव अवस्था में है ना, आउटर कोर जो है वो द्रव अवस्था में है। ठीक है, और जो हमारी एस वेव है ये द्रव से होकर के पास नहीं होती है, फिर द्रव से नहीं गुजरती, सिर्फ पी तरंग है जो ठोस द्रव गैस से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इस वाले एरिया से, ठीक है, जो ये वाला एरिया है बीच वाला द्रव अवस्था में है कोर। ठीक है, तो इससे सिर्फ, ठीक है, पी तरंगें निकलेंगी। ठीक है, इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से निकलती हैं। ठीक है, देखिए ये वाला जो भाग है कोर का ये है द्रव अवस्था में। ठीक है, ये तो पूरा ठोस अवस्था में था, तो पी भी आ रही थी एस भी आ रही थी, परंतु जो इसका अंदर कोर वाला भाग है, ठीक है, ये द्रव अवस्था में है ना। तो द्रव अवस्था में होने के कारण यहाँ से सिर्फ पी तरंगें ही गुजरेंगी, है ना, ये पी तरंगें हैं जितनी भी हैं, यहाँ से एस तरंगें नहीं आएंगी। ठीक है, तो अब ये तरंगें प्राप्त कैसे हो रही हैं। अब देखिए ये भूपर्पटी में या फिर जो हमारी क्रस्ट है ये अलग अलग जगह पर अलग अलग जो सिस्मोग्राफ होते हैं ना, भूकंप मापने का यंत्र होता है ना, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ। ठीक है, तो ये तरंग है वो सिस्मोग्राफ जो अलग अलग जगह लगे हैं तो उससे प्राप्त हमें होती हैं। ठीक है, तो ये वाला जो यहाँ पर एंगल बनता है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बनता है ये बनता है 105 डिग्री का, 105 डिग्री। ठीक है, 105 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा एरिया हो जाएगा 105 से 105 का यहाँ तक का। ठीक है, यहाँ पर एस तरंगें नहीं पहुँच पा रही हैं। ठीक है, इस पूरे एरिया में एस तरंगें नहीं आ पा रही हैं, तो ये हो जाता है एस तरंग छाया क्षेत्र। ठीक है, ये हो जाएगा पूरा 105 डिग्री से 105 डिग्री हो जाएगा एस तरंग छाया क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि एस तरंगें नहीं पहुँच पा रही हैं। ठीक है, और ये वाला यदि हम देखें, ठीक है, ये वाला यदि हम देखें ये इतना, तो यहाँ पर पी तरंगें भी नहीं पहुँच पा रही हैं, है ना, तो ये हो जाएगा दोस्तों पी तरंग छाया क्षेत्र, पी तरंग छाया क्षेत्र, है ना, पी तरंग, पी तरंग छाया क्षेत्र। समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो एंगल बनता है दोस्तों ये वाला, ठीक है, तो ये एंगल होता है 145, 145। ठीक है, तो जो पी तरंग का छाया क्षेत्र होगा वो होगा 105 से 145। ठीक है, 105 से 145 यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ। जो 105 वाला है, ठीक है, ये है एस तरंग छाया क्षेत्र। ठीक है, और जो 105 से 145 है, ठीक है, ये है पी तरंग छाया क्षेत्र। ठीक है, मतलब यहाँ पर पी तरंगें भी नहीं पहुँच पा रही हैं। लेकिन देखिए दोस्तों यदि आप अच्छे से देखेंगे तो ये जो पी तरंग छाया क्षेत्र, ये एस तरंग भी छाया क्षेत्र है ना, क्योंकि यहाँ एस तरंगें भी नहीं पहुँच पा रही हैं, तो ये वाला एरिया पी प्लस एस, है ना, दोनों का छाया क्षेत्र हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जो इतना एरिया है 105 से 145 डिग्री का, ये पी का भी क्षेत्र हो जाएगा और एस का भी हो जाएगा, और सेपरेट पी का तो है ही, परंतु जो एस का होगा वो पूरा 105 से 105 हो जाएगा। ठीक है, और जो ये 105 से 145 ये पी और एस दोनों का हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों समझ जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में सबसे अच्छी जो भूकंप विज्ञान है ये वाली थ्योरी है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आज को ये जो मैंने आपको जितना भी समझाया, अब इससे क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं
ठीक है, सबसे पहले तो ये छाया क्षेत्र पूछ लेता है कि छाया क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में किस तरंग का छाया क्षेत्र है। ठीक है, कौन सी वेव कहाँ से गुजरती है, किस माध्यम से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो ये जब हम भूकंप विज्ञान पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है, उसमें और डिटेल में हम चर्चा करेंगे जो भूकंप से संबंधित चीज़ें हैं। ठीक है, अभी चूंकि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझ रहे थे, ठीक है, तो भूकंप विज्ञान के संबंध में इतनी ही चीज़ें हमें पढ़नी थी। ठीक है, तो वो हमने कवर कर ली। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है, ये सारे स्रोत हमने अप्रत्यक्ष स्रोत इसके और प्राकृतिक व प्रत्यक्ष स्रोतों के बारे में डिटेल में चर्चा कर ली है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में। यदि दोस्तों कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जोड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।